नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने अपने सीटों के बंटवारों का जो फॉर्मूला है, वो उसको लेकर आधिकारिक घोषणा कर दी है। कांग्रेस के खाते में 85 सीटें, शिवसेना उद्धव ठाकरे के खाते में 85 सीटें और एनसीपी शरद पवार के खाते में 85 सीटें, यानी 85, 85, 85 का फॉर्मूला पर कंसेंसस बन गया है। इसको लेकर घोषणा हो गई है और जो बची सीटें हैं वो एलाइज जो छोटी पार्टियां हैं उनके खाते में जा सकती हैं, जिसको लेकर अभी बातचीत चल रही है। आज रात तक नहीं तो कल तक ये सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि ये जो फॉर्मूला इतने दिन से लटका हुआ था, ये आखिर किसकी बदौलत हुआ है। तो मराठा स्ट्रॉन्गमैन जिनको कहा जाता है शरद पवार, ये इस फॉर्मूला के रचयिता हैं और ये बताया जा रहा है कि इस फॉर्मूला से बीजेपी कैसे बैकफुट पर जाएगी, उसको लेकर भी शरद पवार ने इसकी पूरी रचना कर ली है अपने दिमाग में कि कैसे बीजेपी को बैकफुट पर डालना है ये 85, 85, 85 के फॉर्मूला से। अब कई लोग ये भी कहेंगे कि बीजेपी की लिस्ट तो पहले निकल आई थी, महायुति को एक एडवांटेज मिल सकता है क्योंकि उन्होंने पहले फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन जब सेंटिमेंट पूरी तरह से खिलाफ है बीजेपी के, एकनाथ शिंदे के खिलाफ है सेंटिमेंट, तो ऐसे में कितना खेल बीजेपी कर पाएगी। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो इंडिपेंडेंट्स को, छोटी छोटी पार्टीज को अपने तरफ खींचे और जिससे कि महा विकास अघाड़ी का जो पूरा खेल है उसको बिगाड़ सके। ये तो कोशिश बीजेपी की है, लेकिन महाराष्ट्र हरियाणा नहीं है। और बीजेपी को अगर ये लग रहा है कि जैसे हरियाणा में जो बीजेपी ने लास्ट मिनट खेल किया था, तो वो खेल महाराष्ट्र में संभव होगा, तो बीजेपी के ऊपर बैठे हुए हैं मराठा स्ट्रॉन्गमैन शरद पवार और वो कतई ऐसा नहीं होने देंगे। तो आइए समझते हैं कि ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या है, कब तक इसको लेकर जो पूरा खाका है तैयार हो जाएगा, शरद पवार का खेल क्या है जिसको लेकर बीजेपी वाकई में फंस सकती है। इस समय हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। संजय जोग जो कि अभी उसी मीटिंग में थे और वो प्रिवी है पूरी बातों का, जिस तरीके से इस फॉर्मूला की घोषणा हुई है। संजय जोग, आपका स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र से। नमस्कार। डेली उन्नति ग्रुप के एडिटर इन चीफ प्रकाश पोरे जी भी हमारे साथ हैं। प्रकाश जी, आपका स्वागत है। और अनिल सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, पुणे से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। संजय से शुरुआत करते हैं। संजय, ये 85, 85, 85 का जो फॉर्मूला है, इसको पहले थोड़ा सा समझाइए कि आप वहीं पर थे जब इसकी घोषणा हुई है। जी नीलू जी, एक्चुअली कल से महाविकास आघाड़ी ने हमें बताया गया था कि आज फॉर्मल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला और एग्रीमेंट आज रचा जो जाएगा वो अनाउंस कर देंगे। वो हुआ नहीं। क्यों हुआ नहीं? क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना में अभी भी दरार है। देयर आर डिफरेंसेस। फाइनली 3 बार ये ऐसा हो चुका है बिकॉज लास्ट 2 महीने से ये टॉक चालू है। मुंबई पर सहमति पहली नहीं हो रही थी, बाद में विदर्भ में प्रॉब्लम था, बाद में मराठवाड़ा में था और वेस्टर्न महाराष्ट्र में। ये मोटे मोटे तौर पर मैं बोल रहा था, पर तीनों टाइम में इट वाज शरद पवार हु ब्रोकर अ डील। उन्होंने पूरे ये दोनों पार्टीज को साथ में लेके, महाराष्ट्र के नेता हो या कांग्रेस के अगर देखा जाए तो दिल्ली के नेता हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल जी हो, सोनिया जी हो, और वेणुगोपाल से उन्होंने बात की और दोनों पार्टीज को एक बुलाकर एक अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की और ये कोशिश पेड ऑफ हो रही है, ऐसा दिख रहा है। दूसरी बात, ये जो आज का जो 85 85 85 का जो फॉर्मूला आया है, वो भी शरद पवार ने जो इंटरवेंशन किया आज, उसका ही एक रिजल्ट है। उसके पीछे क्या है? बिकॉज इधर एक चल रहा था कि कांग्रेस वांटेड टू शो कि मैं बिग ब्रदर हूं, तो 105 हम लड़ेंगे। बाद में शिवसेना वाज आल्सो एस्पायरिंग टू बी द चीफ मिनिस्टर, तो नीलू जी उनका भी कहना था हमें 90 सीट तो मिलना ही चाहिए। शरद पवार के पार्टी ने, शरद पवार खुद हो या सुप्रिया सुले हो, उन्होंने पहले दिन से ये डिसाइड किया था कि जी हम म्यूट कर लीजिएगा, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सॉरी। हाँ संजय बोलिए। कि हम तो अलाइज है करके, जो अलायंस का धर्म है वो निभाएंगे। उन्होंने पहले ही डिक्लेयर किया था कि एनसीपी इज नॉट इंटरेस्टेड इन जस्ट गेटिंग मोर सीट्स, नाइदर दे आर इंटरेस्टेड इन द चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि शरद पवार ने सिंस डे वन ये एक अलायंस कैसे हो जाए, और महायुति को जो बेसिकली दे आर स्टिल हैविंग एन एंटी इनकम्बेंसी, उनके खिलाफ में इतना मत प्रवाह होने के बावजूद
जो एक अपीयरेंस कर रहे हैं कि दे आर इन अ कॉन्फिडेंस टू वेदर दिस एंटी इनकम्बेंसी, उसको अगर अपने को उत्तर देना है, कड़ा जवाब देना है, तो हम महाविकास करके एक शो ऑफ यूनिटी दिखाना चाहिए। दुर्दैव की बात है कि उसमें कांग्रेस और शिवसेना के जो नेता हैं इधर के और दिल्ली में, वो कुछ अड़चन ला रहे थे। तो फाइनली नाउ शरद पवार has intervened and he has pacified all those जो एम्बिशियस लीडर, और उसका ही नतीजा है आज जो 85 का फॉर्मूला है। पर मैं इधर नहीं छोड़ूंगा, आई विल गिव द अनदर साइड। ये ठीक है, लोकसभा में उन्होंने जो एक अपीयरेंस करके जो एंटी जो बीजेपी का जो एक वातावरण था वो इनकैश किया था, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो और 400 400 पार करके जो घोषणा थी, उसके बाद में जो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, ये एक नैरेटिव चला के दे हैड सक्सीडेड टू विन 30 सीट। एक महाविकास आघाड़ी में ऐसा वातावरण हुआ था कि बस अभी यही जो है सक्सेस आगे लेके हमें खाली इलेक्शन लड़ना है एंड जस्ट वी हैव टू फॉर्म द गवर्नमेंट। पर ये बीच में नहीं हुआ। एक्चुअली ये जो मोमेंटम था, वो मोमेंटम रहने के लिए जो कांग्रेस और शिवसेना ने एक अंडरस्टैंडिंग करके जो अपीयरेंस होना था वो नहीं दिखा रहे थे, उसका ही क्या हुआ, बीजेपी टुक दिस एडवांटेज। जो आपने वर्ड यूज किया वो मैं बार बार दोहराता हूँ, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बीजेपी ने यही देखा कि ये दरार है, दिस इज द राइट टाइम कि हमारे सीट शेयरिंग का टॉक तो चालू रहेंगे, पर हम पहले लिस्ट अनाउंस करना चालू करेंगे टू क्रिएट अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक जो चल रहा था एक वातावरण में कि बस इवन दो एंटी इनकम्बेंसी हमारे खिलाफ में मत है, पर हम भी तैयार हैं महाविकास के खिलाफ लड़ने के लिए। तो आपने देखा होगा संडे को बीजेपी ने 99 सीट्स अनाउंस किए, कल रात में करीबन 12:15 बजे शिवसेना ने 45 सीट्स अनाउंस किए, और आज सुबह एनसीपी ने 38 किए। मेरा कहने का मतलब है कि ये तीनों ने अभी तक 182 सीट्स डिक्लेयर किए। 160 का जो निगोशिएशन चालू है, नीलू जी हम जो बात कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में, ये तीनों दिग्गज पार्टी के नेता ना अभी अमित शाह को मिल रहे हैं दिल्ली में टू वर्क आउट अ फाइनल डील। तो ऑन द वन हैंड महायुति डिस्पाइट लॉट ऑफ नेगेटिव पॉइंट्स एक ऐसा अपीयरेंस कर रहे हैं कि वी आर रेडी। वो लोकसभा वाज जस्ट अ चैप्टर व्हिच इज नाउ क्लोज चैप्टर, वी आर डेफिनेटली ऑन अ न्यू विकेट। ऑन द अदर हैंड महाविकास आघाड़ी के पास मिस्टर शरद पवार है, वो जो माइन्यूट प्लानिंग कर रहे हैं, बीजेपी के मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, दे आर कीपिंग अ क्लोज विजिल ऑन मिस्टर शरद पवार व्हाट ही इज डूइंग। सो एज यू राइटली सेड, मैं अभी खत्म करता हूं क्योंकि कल भी ये निगोशिएशन चालू होंगे। कल ये जो गुरु पुष्यामृत है, लुक एट द आयरनी, हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं, पॉलिटिशियन लोग गुरु पुष्यामृत योग करके देयर इज अ मैड रश फॉर फाइलिंग द नॉमिनेशन। बहुत से अभी नाम बाकी है डिक्लेयर करने के लिए। इन द मीन वे शिवसेना ये निगोशिएशन करते करते ये 85 का जो फॉर्मूला जो रचाया जा रहा था, उसी टाइम 65 की लिस्ट डिक्लेयर कर दी, उससे भी कांग्रेस और एनसीपी थोड़ा खपा होगी। पर संजय राउत को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना पड़ा, बिकॉज मैं उधर प्रेजेंट था, कि ये जो थोड़ी जो गलती हुई है वो हम सुधारेंगे। सो एज नीलू जी, द गेम इज स्टिल ऑन, वो खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी देखना है आने वाले समय में महाविकास आघाड़ी कितना अंडरस्टैंडिंग करके एग्रेसिवली महायुति को टेक ऑन करती है। एक सवाल संजय आपसे और करेंगे, फिर बाकी लोगों के पास जाएंगे कि पब्लिक सेंटिमेंट पूरा इस समय ऐसा लगता है कि बीजेपी के खिलाफ है, और महायुति जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उस तरीके का माहौल नहीं है जो कि बहुत ज्यादा फेवर करेगा। तो जो ये 85-85 का जो फॉर्मूला निकाला है शरद पवार ने, और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने आया है, क्या वाकई में बीजेपी या फिर महायुति इससे फंस सकती है बुरी तरह से? मुझे तो बोल रहा हूँ, अगर शरद पवार जी के पार्टी का देखा जाए, महाराष्ट्र हो, नॉर्थ महाराष्ट्र हो, बीजेपी इज हैविंग अ बेस्टन, और पर्टिकुलरली ऑफ जो बोलते हैं ना हम, मुंबई से आगे जाएंगे तो कोंकण एरिया में वेयर शिवसेना का प्राबल्य हुआ करता था, पर लोकसभा में उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उनकी पूरी, आई मीन दे वर डिफीटेड।
हियर शरद पवार जी ने क्या किया है, पूरे तगड़े उम्मीदवार दिए उनके पार्टी के, और कांग्रेस को भी बताया गया था और शिवसेना को। लास्ट टाइम उद्धव ठाकरे ने करीबन 5 सीट लॉस किए बिकॉज ऑफ अ वीक कैंडिडेट एंड वीक स्ट्रेटेजी। ये जो गलती है, वो गलती सुधार करने के लिए शरद पवार जी ने ये तीनों का मीटिंग बैठा के ये कैसे किया जाए, एक इसके ऊपर ध्यान दिया। दूसरे क्या दिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, महायुति गवर्नमेंट ने इन डेस्परेशन 1 लाख कोटी के डिफरेंट डिफरेंट वेलफेयर, जो कल्याणकारी कार्यक्रम बोलते हैं, और विकास के कार्यक्रम अनाउंस कर दिए। उसके ऊपर भी शरद पवार जी क्या, और बेसिकली उद्धव ठाकरे क्या निशाना कर रहे हैं कि ये किया है, ये होता है, ये सब ठीक है, पर ये जुमला ना हो जाए। अगर आपको कंसिस्टेंसी रखनी है तो ये जो स्लू ऑफ इनिशिएटिव्स लिए है, ये इलेक्शन के बाद भी होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे एक देता हूँ नीलू जी, बिकॉज ये बहुत ही इमोशनल इशू है अबाउट दैट लाड़की बहन योजना। दिस वाज ब्रॉट ऑन द लाइंस ऑफ मध्य प्रदेश, फाइन, नथिंग रॉन्ग विद दैट। उन्होंने 1500 रुपए पर मंथ, अराउंड 2.36 करोड़ जो एलिजिबल वुमेन है उनको ऑलरेडी दे दिए। सो उन्होंने क्या किया, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के पहले ही 7,500 रुपए उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट हुए हैं। शरद पवार जी वही उदाहरण देते हैं, हमें उनसे कोई इतराज नहीं है, हमें उनसे इतना इतराज है कि ये अगर खाली इलेक्शन के लिए सीमित न जाए। उन्होंने एक उदाहरण दे दिया, व्हेन ही वाज अ चीफ मिनिस्टर इन 1994, उन्होंने, अनिल भी उनके गवाह है, 1994 में वुमेन एम्पावरमेंट का एक पॉलिसी लाया है, और अभी उन्होंने रिजर्वेशन चालू की है। इन्हें इट वाज इनिशियली लेस परसेंट, नाउ इट हैज इंक्रीज टू 50%। तो ये उदाहरण के तौर पर ये क्यों दे रहे हैं कि ये जुमला न रह जाए, ये कंसिस्टेंट हो जाए, सो दैट आपका जो ये बर्ताव है वो लोगों के दच जाए कि नहीं, दे आर सीरियस। तो नीलू जी, एक पॉइंट बताऊं, ये सब, ये जो मामला जो है, बेसिकली महायुति क्या कर रही है, अपने खिलाफ का जो वातावरण है वो वातावरण बदलने के लिए ये जो ढेर सारी योजना लाई है उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, लोगों को पास कैसे, जैसे इंग्लिश में करते कहा करते हैं, आउटरीच प्रोग्राम कैसे बढ़ाया जाए, ये करिए। उसके लिए शरद पवार जी के पास यही उत्तर है कि जैसे वो बार बार बोल रहे हैं, इवन दो लोकसभा में हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो, इस रिजर्वेशन चेंज जाएगा, ये जो मुद्दा उठा था, वो मुद्दा अभी भी है, इट हैज नॉट बीन टोटली विड्रॉन। तो एक ये मुद्दा होगा, दूसरा ये जो जो है बेसिकली ये जुमला में ठहरेगा, और तीसरा मच मोर इम्पोर्टेंट, मराठा ओबीसी में जो दरार उत्पन्न हुआ है, महायुति ने एक बार मराठा को ल्योर किया, देन बीजेपी इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट ओबीसी। तो ये जो डिस्ग्रंटलमेंट जो बढ़ रही है विद इन दोज कम्युनिटीज, मिस्टर पवार विल ट्राई टू इनकैच दैट। तो मोटे बिल्कुल। मोटे तौर पे महाविकास आघाड़ी इज ऑल्सो कमिंग आउट इट्स स्ट्रेटेजी टू टेक ऑन महायुति, सो ऑल्सो महायुति। ओके, ओके, ठीक है। आप, मुझे लगता है कि किसी मीटिंग में है, तो अगर आप क्या थोड़ी देर बैठ सकेंगे तो बैठिएगा, वरना आई लेट यू गो संजय। आपने मुझे बताया था कि आपको किसी मीटिंग में जाना है, लेकिन मैं अब अनिल जी के पास आऊंगी कि अनिल जी की जो अनिल जी, 85 सॉरी नीलू का जी, फैसला है। अनिल हाँ, जी, सॉरी। अनिल जी, सॉरी, एंड प्रकाश जी, आई हैव टू गो बिकॉज देयर इज समबडी इज मीटिंग, अभी भी वो मीटिंग चालू है, तो सॉरी, आई श्योर, विल श्योर, जस्ट श्योर। लिसन टू यू लेटर। नो, नो, थैंक प्लीज, यू, प्लीज, थैंक यू, यू ओके प्रोसीड। बाय। संजय, थैंक यू सो मच। अनिल जी, थैंक मैं यू, आपके थैंक यू। पास आती हूँ कि ये हाँ देखिए 85, क्या है, हाँ, ये एक तो 85, हाँ नहीं, एक नहीं, एक ये जो सवाल आपसे कर रही थी कि ये जो 85 वाला जो फॉर्मूला है, इससे क्या बीजेपी वाकई में फंस सकती है? और बीजेपी के जो महाराष्ट्र में जो शरद पवार खेल कर रहे हैं, ये बीजेपी के सिर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि शरद पवार का खेल बीजेपी भी नहीं पार पा सकती है। तो क्या ये ऐसा खेल है जिससे कि वाकई में बीजेपी फंस सकती है? देखिए इसमें क्या किया उन्होंने, एक तो ये बात बहुत जरूरी था कि एक यूनाइटेड फ्रंट जो बनाया था उन्होंने महाविकास आघाड़ी ने सर्टेन इश्यूज पे, और सर्टेन ये क्या कहते हैं उसको, कहिए कि जो एक लाइंस पे, तो वो जो है उसको दिखाना बहुत जरूरी था, जो कि हरियाणा में लैक किया कांग्रेस ने वो एक यूनाइटेड इंडिया के तौर पे लड़ने वाली जो बात थी, जो कि लोकसभा इलेक्शंस में आया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने इसको ये कर दिया, मतलब ये कमजोरी हो गई उनसे, गलती हुई। तो शरद पवार को ये मालूम था कि ये जरूरी है कि अलायंस हो और पक्का अलायंस हो, मतलब कोई कमजोर अलायंस नहीं। दूसरा 85 का फार्मूला मुझको लग रहा है कि उनका एक बहुत मतलब बिग स्टेप इन द सेंस है कि कोई पार्टी
चुनाव में जाते वक्त ये नहीं बता सकती कि वही लीड कर रही है। ये इक्वली इम्पोर्टेंट है, तीनों पार्टियां, तीनों इसके स्टेक होल्डर्स हैं और तीनों का बराबर का स्टेक है। ये एक पॉपुलर परसेप्शन में भी जो वर्कर्स हैं उनको एंथ्यूज करने आप के ये लिए कह रहे हैं कि बीजेपी जो दरार को कैपिटलाइज कर सकती थी कि देखिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में उसकी सीट ज्यादा है, उसकी कम है, तो अब बीजेपी उस दरार को कैपिटलाइज नहीं कर पाएगी इस फॉर्मूले से, आप ये कह रहे हैं? हाँ, और दूसरा है क्या कि उसके जो महायुति में निश्चित तौर पर एक बिग ब्रदर के रूप में बीजेपी मौजूद है। तो इससे नुकसान ये है कि जो दो एनसीपी अजित पवार है उनके वर्कर्स को ये लगेगा कि हमको जो है इन्होंने कम सीटें दी, ये एक ग्रीवेंस रहेगा और इसको वो कर नहीं सकते। वो और एक उद्धव ठाकरे के लिए जरूरी था और शरद पवार के लिए भी कि वो ये बताएं कि डिवीजन से हम पर कोई असर नहीं हुआ है। देखो हमारा रिकॉग्निशन जो है विद इन द महाविकास आघाड़ी उतना ही है जितना हम पहले थे और ज्यादा ही है। तो ये एक तो बात हो गई। दूसरा है क्या कि नैरेटिव जो है उसको बिल्डअप करने में निश्चित तौर पर ये मतलब एक विफलता रही। इस बीच में आप सीट शेयरिंग को लेकर जो विवाद रहा, इससे इंडिया गठबंधन के रूप में जो आपको प्लेस करना था अपने को लोगों के बीच में, जो लाना था अपने को सामने, वो लाने में कमजोरी पड़ी। ये विवाद पर खबरें आती रही, कुछ स्टेटमेंट्स भी आए एक दूसरे को, मतलब वन अपमैन जो कहते हैं कि करना की उसकी अपमैनशिप के लिए, तो वो सब जो है कि एक उसका नुकसान हुआ। उसकी भी भरपाई के लिए जरूरी था कि ये बराबर का फॉर्मूला बने। अब एक और चीज जिसको इग्नोर न कर सकते हम कि इसमें ये 85 के बाद जो सीटें बचती है, वो सीटें जो बचेंगी वो ये मान लिया टोकन ही वर्क, ये सीपीआईएम को एक सीट मिल जाएगी, उनका इचलकरंजी वगैरह में काफी उनकी ताकत है। उसके बाद वो देगी इसको क्या कहते हैं शेकाप जो है पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, उनको एक दो सीट पर उनका डिमांड है, उनको ये सीट मिलेगी। इस तरह की जो लेफ्ट पार्टीज और जो अलग की लेफ्टी मानिए पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी को, उनको भी, और एक आध जो छोटे छोटे संगठन के लेवल के पार्टीज हैं उनको भी वो कर सकते हैं। तो एक अब महाविकास आघाड़ी एक बिग अम्ब्रेला के रूप में वो आएगी। दूसरा एक इससे बेनिफिट अब जो लग रहा है, इसमें सबसे जो ये मैं सहमत हूँ, मतलब पूरी तरह सहमत हूँ इससे संजय से, कि ये जो शरद पवार हैं वो एक सीट, देखिए कि उनका ये फार्मूला ऐसे नहीं दिया होगा। मैं जितना मतलब जानता हूँ उनकी राजनीति को, उसमें क्या है कि पूरा वर्कआउट करके उन्होंने बताया होगा कि ये सीट को आपको क्यों मिलना चाहिए। 85 पर उन्होंने तैयारी करके रखी होगी। उनका जो ऑफिस काम करता है और उनको जितना नॉलेज है, मतलब कि कोई कंस्टिट्यूएंसी ऐसा नहीं है जिसके बारे में उनको पता नहीं है। तो वो जो है वो उसमें उनको बीजेपी कितना भी चाहे वो कोशिश करके भी उनको बीट नहीं कर सकती। अब है क्या कि बीजेपी बीट कहाँ करेगी, वो है संगठन के लेवल पे, माइक्रो मैनेजमेंट का जो पैसे का लेवल है, ये का है आरएसएस का कैडर। अभी एक और इशू जो ये है ओबीसी और मराठा वाले में, वो बिग इशू बनने वाला है, क्योंकि जरांगे पाटिल भी तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन में उतरने की। उसको कैसे एड्रेस करते हैं शरद पवार और जो उद्धव ठाकरे और बाकी, वो भी एक रहेगा। तो अब फाइट जो है ना, ये जो लग रहा था क्या कि अभी आपस में ही फूट जाएंगे और इसको ये जो नैरेटिव बनी थी वो काउंटर, अब वो नैरेटिव खत्म हो जाना वो पहली जरूरत थी जिसको कि शरद पवार ने हासिल कर लिया। ये आप ही समझ लीजिए कि वन स्टेप है, अभी इसको विनिंग स्टेप नहीं मान सकते। अब जो अनफोल्ड होगी नैरेटिव, जो अनफोल्ड होगी कैंपेनिंग, उस पर डिपेंड करेगा, जिसमें निश्चित तौर पर ये रहेगा, रिजर्वेशन का इशू रहेगा, संविधान का इशू रहेगा, महंगाई बेरोजगारी का इशू रहेगा, दूसरा कि इन्होंने जो क्या कहते हैं लाड़की बहना वगैरह दिया है, तो क्या ये जुमला उसको बता सकते हैं कि नहीं, ये सारा इशू रहेगा। तो फाइट अब करने की, लेकिन लेट हुआ, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इन लोगों की तरफ से लेट हुआ है। नहीं ठीक है, लेट हुआ, लेकिन अब जो अगला सवाल है प्रकाश जी की
क्या शरद पवार अब उस लेवल की माइक्रो मैनेजमेंट में अब लग गए हैं जो कि बीजेपी सोच नहीं सकती? बीजेपी करती जरूर है यो माइक्रो मैनेजमेंट, वो उन्होंने हरियाणा में भी किया, किसी भी चुनाव के लिए उस लेवल का माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी करती है। लेकिन क्या बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट को वाकई में शरद पवार मात दे पाएंगे? क्योंकि अब हर स्टेप पर, चाहे वो मराठा एजुटेशन हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे संविधान का इशू हो, और आज जब ये फॉर्मूला का अनाउंसमेंट हुआ है और लोग शरद पवार की बात कर रहे हैं कि शरद पवार की तूती बोल रही है, आज उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में जो चीजें ठीक हुई हैं वो आज शरद पवार की वजह से हुई हैं, तो क्या शरद पवार इज द रियल आर्किटेक्ट ऑफ द सक्सेस ऑफ एमवीए, और क्या वो अब एक ऐसा खेल खेलेंगे जिससे कि बीजेपी वाकई में फंस सकती है? जी प्रकाश जी। देखिए नीरव जी, एक तो पहली बात तो शरद पवार जी ने आज या इनकी जो अभी बैठक हुई या सीट शेयरिंग हुआ है उसके कारण एक बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है सारे पब्लिक को और यूटी को यानी बीजेपी को कि भैया उन तुम्हारे साथ में जो भी पार्टी है उनके यूटी के साथ में जो पार्टी है यानी अजीत पवार वाली पार्टी और शिंदे वाली पार्टी, उनको बता दिया कि तुम्हारी वहां पे कोई हैसियत नहीं है। और हम देखो तीनों भी कैसे है 85 85 80, वी आर सिटिंग ऑन द इक्वल ट्रेन। तो एक लेवल पे बैठे सब लोग। ये एक तो बहुत अच्छा मैसेज दिया है पवार साहब ने या महाविकास आघाड़ी ने, और उसके कारण ये जो दोनों पार्टियां हैं शिंदे की पार्टी और अजीत पवार की पार्टी, ये दोनों को बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है वहां पे। तो ये भी एक राजनीति का ही ये चक्कर है, ये हमने पहले समझना चाहिए। दूसरी बात में ऐसा है कि जो बाकी की जो बातें हैं जिसके बारे में ये इन्होंने बोला है कि स्ट्राइक रेट पहली बात देखना चाहिए। देखिए शरद पवार ने 10 सीटें लड़ी थी पार्लियामेंट की और 10 सीटों में से 8 सीटें चुन के लाई, यानी 80 का स्ट्राइक रेट लिया। वही उद्धव ठाकरे का उतना नहीं था। तो अभी ये सबके ध्यान में आ गया और उन्होंने देखिए क्या है कि ये जो अभी 33 सीट्स करीब करीब उन्होंने छोड़ दी है, उनके साथ के जो भी अलायंस है यानी जिसका जिक्र अभी अनिल जी ने किया, और शेकाप है या बाकी की भी पार्टी है, जानकर वगैरह काफी है लोग, तो ऐसे लोगों के लिए भी उन्होंने ऑलरेडी वो भी मैसेज दे दिया कि भैया हमने 33 सीट तुम्हारे लिए छोड़ दी है, तुम चिंता मत करो। तो ये जो इसको बोलते हैं कि रणनीति और मैच्योरिटी, और जो शरद पवार साहब ही बता सकते हैं। देखिए देरी तो हो गई है लेकिन देरी के पीछे भी कोई उनके राजनीति है। जैसे अभी इन लोगों ने तो डिक्लेयर कर दिए, अभी उसके बाद में वो देखेंगे कि अगर इन्होंने ये नैला फेंका है तो हमारा दैला कैसा रहेगा। तो ये भी मालूम करना जरूरी है ना कि आदमी कौन सामने किसके टक्कर में किसको देना है। तो अभी तो इनके लिए काफी अच्छा हो गया, इजी हो गया तीनों भी पार्टी के लिए, महाविकास आघाड़ी के जो तीनों भी घटक है उनके लिए इजी हो गया कि अभी उन्होंने कौन सा आदमी फेंकना है। तो ये हिसाब से अभी तो राजनीति वाली बातें चल रही है। और ये जो एकंदरित बातें हुई है और जिस तरीके से ये पिछले 2-3 दिनों के अंदर आपने देखा होगा कि गोदी मीडिया जो है ये अन्य से दरारें डालने की कोशिश कर रहा था कि भाई ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, ये उद्धव ठाकरे उनको मिल रहा है, उधर मिल रहा है। तो इस तरीके से जो बातें चल रही थी वो भी इसीलिए चल रही थी ना कि इनमें कुछ तो भी क्या बोलते हैं दूध के अंदर नमक डालने की कोशिश। और उसके बाद में इन्होंने ये भी काफी अफवाहें फैलाई थी कि कांग्रेस के बहुत से लोग जो है बीजेपी में आ रहे हैं। जैसे नागपुर के अंदर राजेंद्र मूणत के बारे में कल ऐसी हवा उड़ा दी थी, कई अखबारों ने वो न्यूज भी छापी थी, हमारे भी अखबार में छपी है, लेकिन क्वेश्चन मार्क के साथ में छपी है क्योंकि हवा ही बहुत थी कल। हर को पूछो तो वही बोलते थे, कांग्रेस वालों को बोले तो भी वो बोल रहे थे, बीजेपी वालों को पूछो तो वो भी बोल रहे थे हमारे लोगों को। तो कहने का मतलब ये कई सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई वीडियोस थे कि अरे 1 दर्जन से ज्यादा जो बीजेपी के लोग हैं वो शरद पवार के टच में हैं। हाँ नहीं वो बराबर है। ये तो देखिए अभी ये तो चलते रहने वाला है ये, और ये तो इलेक्शन खत्म हुए तक के भी चलेगा, या ऐसा समझिए कि एटलीस्ट कम से कम ये 4 तारीख कहते चलेगा। 4 तारीख को हमारा पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, कौन फार्म भर रहा है कौन पीछे ले रहा है, तो टोटल पिक्चर क्लियर हो जाएगा 4 तारीख को। और उसके बाद में फिर 4 तारीख से तो 20 तारीख तक यानी 15 दिन का जो समय है वो पूरा का पूरा घमासान रहने वाला है। और उसके बाद में ये सारी की सारी बातें ये टोटल क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक बात जरूरी है कि ये इतना जो लेट लगा हुआ उसके पीछे जो है थोड़ी कांग्रेस की भी जो मालूम पड़ी है, कांग्रेस का ज्यादा इसके अंदर ये था क्योंकि आपको भी मालूम है, बोलने में हरकत नहीं है कि कांग्रेस के अंदर क्या है, जरा 4-5 दुकान लगी हुई है वहां पे। और वो प्रॉब्लम क्या है कि वो जो कोई आदमी अगर ये दुकान में जाता है तो दूसरे दुकानदार को वहां पे गुस्सा आ जाता।
तो ये सारी दुकानदारी जो अभी, यानी क्योंकि ये लोग सुधरे ऐसे मेरे को लगता नहीं है इतना, इनके ऊपर हरियाणा वगैरह ये उनके सामने होने के बाद में भी कांग्रेस अभी भी उससे सबक नहीं लिया है, ऐसा मुझे लगता है। देखो ये तो दोनों रीजनल पार्टियां है, लेकिन कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है। तो कांग्रेस नेशनल पार्टी होने के बाद में जिस तरीके से मैच्योरिटी बतानी चाहिए, और जिस तरीके से जैसे पवार साहब ने पूरी मैच्योरिटी बताई, और बड़ा पिछले बार भी सबसे कम सीटें उन्होंने ली, लेकिन स्ट्राइक रेट बराबर रखा। तो ये इस तरीके से सारी बातें हैं, आने वाले दिनों के अंदर ये सारी बातें चलते रहने वाली। लेकिन उसके अंदर एक भी ये बात बताना जरूरी है कि बीजेपी अपने हथकंडों के अंदर बहुत आगे जा रही है। देखिए ऐसा है, चुनाव के अंदर जीतना है तो मेन बात तो क्या करना पड़ेगा कि भाई सामने वाले के वोट खाओ। अपने वोट तो जो है वो फिक्स है इनके, लेकिन फिर सामने वाले के वोट खाओ। तो उन्होंने वोट खाने के लिए तो जो पहले अभी तक के 2-3 इलेक्शन से जो फार्मूला लाया था अम्बेडकर के साथ में हाथ मिलाने का, तो वंचित बहुजन आघाड़ी को उन्होंने खड़ा कर दिया। वो भी बोल रहे हम 288 करेंगे। महान ये क्या बोलते मन से जो है राज ठाकरे वाली, वो भी 288 सीटें खड़ी करने वाले। मायावती बोलती है कि हम खड़ी करेंगे, जबकि उनको कोई उधर भी हरियाणा में भी कोई बहुत ज्यादा शेयरिंग नहीं मिला है। लेकिन कैसा है कि वंचित का जो थोड़ा पावर कम हो गया, क्योंकि लोगों को मालूम पड़ गया, इनका रूप पड़ता लग गया। अभी पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर तो आपने देखा ना, पिछले 2019 से इनको बहुत कम ये मिले, वोटिंग मिला। 32 लाख वोट इनके कम हो गए, क्योंकि लोगों के ध्यान में आ गए। अभी लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमको हमारा वोट जो है वो जायज करना नहीं है, तो फिर अच्छी तरह से जाना चाहिए करके उन्होंने अभी वंचित को भी अभी वोटिंग देना बंद कर दिया। तो बीजेपी तो ये अच्छे खिलाड़ी लोग है, तो इन्होंने क्या कर दिया, तो ठीक है वंचित के साथ में मनसे ला लिया, मनसे के साथ में मायावती की पार्टी, फिर थर्ड फ्रंट वाली भी जो है वो भी हो सकता है कि इन्होंने साथ में करे हो, एक जानकर करके है वो लिया है। उसके बाद में जरांगे का जो इफेक्ट है वो सबसे, कहने का मतलब मराठवाड़ा के अंदर जो है दैट विल बी वेरी वेरी क्रुशियल एक रहेगा, और उसके कारण तो बीजेपी मराठवाड़ा के अंदर पूरी मट्टी पलीत हो जाएंगी। हाँ, लेकिन एक बात उसमें ये भी है कि जरांगे 33 बची है, हो सकता है कि जरांगे के साथ में ये मिलके जरांगे को कुछ सीटें दे देंगे कि भैया तू 10-15 सीटें ले ले, तो फिर वो ठीक रहेगा। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि जरांगे ने भी 228 की जगह पे अगर उम्मीदवार खड़े कर दिए, तो जरांगे वोट तो खाएगा इनके कुर्मियों के, यानी किसानों के, मराठों के। और वो तो अभी फिलहाल में जो वैसे नहीं तो ये मिलने वाले थे इसको ही, लेकिन अभी अगर जरांगे ने अलग अपनी दुकान लगा दी या ये लगा दिया, तो उससे थोड़ा अलग गलत मैसेज जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पवार साहब ये होने देगी, क्योंकि पवार साहब अभी, मैं तो ये नहीं बोल सकता हूँ कि जरांगे ये उन्हीं का ये खिलाड़ी है करके, क्योंकि इसके बारे में तो एक तो बोलते हैं कि वो शिंदे का भी खिलाड़ी है, शिंदे पीछे है, कोई बोलते कि पवार साहब पीछे है। लेकिन व्हाट एवर इट इज, अभी तो इलेक्शन है, सियासत है, ये किस तरीके से कूट जिस करवट बदलेगा वो हम लोग आने वाले दिनों में दिखेगा। जी नीलू जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और चलिए अभी तो तस्वीर आज थोड़ा साफ हुई है कि 85-85 और 85 का फॉर्मूला आज महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की तरफ से आया है। लेकिन सब इस बात को क्रेडिट सब शरद पवार को दे रहे हैं कि जो असली रचयिता है और जो असली खेल करने वाला महाराष्ट्र में है वो शरद पवार है। और उससे बीजेपी अब दिन ब दिन, अब जैसे-जैसे और आगे समय बढ़ेगा, बीजेपी और फंसती हुई नजर आएगी शरद पवार के इस खेल में। इस पर निगाहें टिकी होंगी कि क्या कुछ होता है। फिलहाल जो सीट्स बची हुई हैं 85-85 और 85 के अलावा, उस पर जो छोटे दल हैं उस पर अभी बातचीत चल रही हो। मेरे ख्याल से कल या परसों तक शायद उसको लेकर भी कुछ ठोस फॉर्मूला बनकर निकलेगा, तो उस पर भी हम निगाहें रखेंगे। थैंक यू सो मच प्रकाश जी, अनिल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग।